हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 फेडरलिज्म का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। आज के इस लेक्चर में हम उन मेजर स्टेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि इंडिया में लिए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और इफेक्टिव मतलब असरदार बनाने के लिए। हमारे आज के लेक्चर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है अटेम्प्ट्स बिफोर 1992। यहाँ पर हम उन अटेम्प्ट्स के बारे में, उन कोशिशों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि 1992 से पहले की गई थी इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन को पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पर हम उन मेजर स्टेप्स की बात करेंगे जिनके थ्रू 1992 के बाद इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन को पावरफुल बनाया गया और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाया गया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है अटेम्प्ट्स बिफोर 1992। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है There have been several attempts to decentralize power to the level of villages and towns। मतलब इंडिया में कई कोशिशें करी गई, कई ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, मतलब पावर को बांटने के लिए, पावर को शेयर करने के लिए। किसके साथ? उन लोगों के साथ जो कि विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं, या जो लोग टाउन्स में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, ताकि हम लोअर लेवल के लोगों के साथ भी पावर को बांट सके, शेयर कर सके। इंडिया में कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए, कई सारी कोशिशें की गई। ये कैसे? देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। बिफोर 1992, पंचायत्स इन विलेजेस एंड म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल द स्टेट्स। 1992 से पहले हमारे देश में विलेजेस के लिए पंचायत्स को क्रिएट किया गया, सेटअप किया गया, और अर्बन एरियाज के लिए मतलब कि शहरों के लिए म्युनिसिपैलिटीज को बनाया गया, जिनको हम नगर पालिका, नगर निगम कहते हैं। इन सभी को क्रिएट किया गया, सेटअप किया गया सभी स्टेट्स में। ऐसा क्यों? ताकि हम लोकल लेवल पर पावर को शेयर कर सके, डिसेंट्रलाइज कर सके पावर को, और अच्छे तरीके से गवर्नेंस कर पाए हमारे देश में। इसीलिए 1992 से पहले ही हम लोगों ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट कर दिया था और म्युनिसिपैलिटीज को भी क्रिएट कर दिया था। लेकिन बट देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की, तो रियलिटी में हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन 1992 से पहले बहुत ज्यादा कमजोर था, वीक था। ये बिल्कुल भी असरदार नहीं था, बहुत कम असरदार था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि ये जो पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज हमने क्रिएट करी थी हमारे अर्बन एरियाज के लिए या फिर विलेजेस के लिए, इनके पास खुद की कोई पावर्स ही नहीं थी, इनके खुद के कोई फंक्शंस ही नहीं थे, ये इंडिपेंडेंट भी नहीं थी। और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में भी इनके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं था। कोई भी ऐसा प्रोविजन, कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं था जो इन सभी को प्रॉपर स्ट्रक्चर दे सके, इन सभी की पावर्स को डिफाइन कर सके। इसीलिए हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन 1992 से पहले बहुत ज्यादा वीक था, कमजोर था। एक बार हम उन इम्पोर्टेंट रीजंस के बारे में पढ़ लेते हैं जिनके वजह से यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को कम इफेक्टिव बताया गया है। सबसे पहला रीजन है पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। जो ये पंचायत्स थी या म्युनिसिपैलिटीज थी, ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में आती थी। जो हमारे राज्य के सरकारें थी उनके डायरेक्ट कंट्रोल में आती थी ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, जिनके वजह से इनके पास खुद की कोई इंडिपेंडेंट पावर्स ही नहीं थी। ये अपने मुताबिक काम नहीं कर सकते थे, ये निर्भर थे, डिपेंडेंट थे स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट्स कई बार पंचायत्स को, म्युनिसिपैलिटीज को डिसमिस कर देती थी, सस्पेंड कर देती थी या फिर डिसॉल्व कर देती थी, मतलब एक तरीके से हटा देती थी। यहाँ पर वक्त पर कई बार इलेक्शंस भी नहीं होने देती थी।
इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज कंप्लीटली निर्भर थी, तो ये इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर पाती थी। इसीलिए हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन कम इफेक्टिव था। दूसरा रीजन क्या था? Elections to these local governments were not held regularly. Regularly local governments के elections भी नहीं रखे जाते थे। किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इलेक्शंस को टाइमली कंडक्ट किया जाए, सही तरीके से कंडक्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, लोकल गवर्नमेंट्स के जो इलेक्शंस थे वो डिले हो जाते थे, वक्त पर कंडक्ट नहीं किए जाते थे, जिसके वजह से भी डिसेंट्रलाइजेशन सही से नहीं हो पाया। तीसरा रीजन क्या था? लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लोकल गवर्नमेंट्स के पास खुद की कोई भी पावर्स नहीं थी, खुद के कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब इनके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं थे, इनके पास पैसे ही नहीं थे, फंड्स ही नहीं होते थे जिनकी मदद से ये अपने गांव में, अपने टाउन में कोई भी काम करवा सके। तो इनके पास ना तो खुद की कोई पावर्स थी, ना ही इनके पास कोई रिसोर्सेज थे। इसी वजह से ये डायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाते थे स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। अब जब हमने किसी एक लेवल पर पावर को शेयर ही नहीं किया है, मतलब हमने लोअर लेवल के इन बॉडीज के साथ पावर को जब शेयर ही नहीं किया, फंक्शंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर ही नहीं किया, तो कहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन होगा इंडिया में? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक आइडिया क्या है कि हम पावर को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेते हैं और लोकल गवर्नमेंट्स को दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पावर्स दे ही नहीं रहे थे, रिसोर्सेज दे ही नहीं रहे थे लोकल गवर्नमेंट्स को, तो कैसे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव हो पाता? साथ ही साथ ना हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में कुछ लिखा, इनके पास दर्जा ही नहीं था एक गवर्नमेंट का, इस वजह से इनके पास कोई पावर्स नहीं थी। ये एक इनफॉर्मल बॉडी के तरह थी, ये एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि इनके पास कोई पावर्स नहीं थी, फंक्शंस नहीं थे, हर बात के लिए ये डिपेंडेंट थे स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। इसीलिए 1992 से पहले हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन इतना असरदार नहीं था, इफेक्टिव नहीं था। और जो भी हमने ये अटेम्प्ट्स करे थे कि हम पंचायत बना देते हैं, म्यूनिसिपैलिटी बना देते हैं, ये सभी अटेम्प्ट्स जो थे हमारे, ये फेल हो गए थे। इसी के साथ हमारा ये सबसे पहला टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, जिसका नाम था अटेम्प्ट्स बिफोर 1992, जहां पर हमने ये समझ लिया है कि कैसे 1992 से पहले हमने पंचायत को तो बना दिया, म्यूनिसिपैलिटीज को भी बना दिया, लेकिन वो असरदार नहीं थे क्योंकि उनके पास खुद की कोई पावर्स नहीं थी, फंक्शंस नहीं थे और वो टोटली निर्भर थे, डिपेंडेंट थे स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हमने पिछले टॉपिक में यही समझा कि कैसे हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन बहुत कमजोर था, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशंस हमने बनाई थी वो उतनी इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि हमने उनके साथ पावर्स को, फंक्शंस को, रिसोर्सेज को शेयर ही नहीं किया था, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिक आइडिया के ही अगेंस्ट है। हमारे लीडर्स को इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने रियलाइज किया कि कैसे हमारे देश की ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमने क्रिएट तो कर दी हैं डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन असल में ये डिसेंट्रलाइजेशन बहुत कमजोर है। इस पूरे प्रोसेस में काफी ज्यादा शॉर्टकमिंग्स हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम हमारे देश के इस फेडरल स्ट्रक्चर को, हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छे तरीके से लागू कर पाएंगे। साथ ही साथ हमने इस बात को भी रियलाइज किया था कि कैसे जो विलेजेस में, टाउन्स में प्रॉब्लम्स हैं वो परसिस्ट कर रही हैं, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, ये लंबी चलती जा रही हैं, क्योंकि कोई अथॉरिटी ही नहीं है जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है सभी कम्युनिटीज को। अब एक विलेज में या एक टाउन में अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, लेकिन सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद इलेक्शंस टाइम पे नहीं हो पा रहे थे, तो हमने इन सभी बातों पर ध्यान दिया और इन शॉर्टकमिंग्स को, इन प्रॉब्लम्स को, इन चैलेंजेस को ठीक करने का सोचा। कैसे?
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इन 1992। अब इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था इसके बारे में पढ़ें, आप सभी का ये समझना जरूरी है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है संवैधानिक बदलाव। मतलब जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान के किसी भी कानून में, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी नियम में या फिर संविधान में ही कोई बदलाव लेकर आते हैं, भले ही छोटा या बड़ा बदलाव, तो उसी बदलाव को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। ये अमेंडमेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और अच्छे से बना सके, सुधार सके और समय के हिसाब से, हमारे देश की सिचुएशन के हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़े बदलाव कर सके। इसीलिए 1992 में भी हमारे देश में हमने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसके बाद हमने हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया और इफेक्टिव बनाया। अब देख लेते हैं वो सबसे पहला अमेंडमेंट जो 1992 में हम अपने देश में लेकर आए। It is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. हमने अभी पढ़ा था कि कैसे सही तरीके से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस, चुनाव नहीं हो रहे थे। तो सबसे पहला अमेंडमेंट क्या हुआ, सबसे पहला बदलाव क्या आया कि अब रेगुलर इलेक्शंस होंगे, और रेगुलर इलेक्शंस होंगे इस बात को हमने कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी बना दिया। मतलब संवैधानिक रूप से इसको हमने आवश्यक बना दिया, जरूरी बना दिया कि हर 5 साल में अब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए इलेक्शंस होंगे ही होंगे। आप इन इलेक्शंस को, इन चुनावों को स्किप नहीं कर सकते। और यही था सबसे पहला बदलाव। इसके बाद दूसरा अमेंडमेंट क्या था? Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. मतलब हमने कुछ सीट्स को, हमारी इलेक्टेड बॉडीज की कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया, आरक्षित कर दिया। किसके लिए? एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। मतलब जो हमारी अनुसूचित जातियां हैं या जो भी हमारी अन्य बैकवर्ड क्लासेस है, पिछड़ी जातियां हैं, उन सभी के लिए हमने कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया इलेक्टेड बॉडीज में। इलेक्टेड बॉडीज का मतलब है कि जो भी हमारी लोकल बॉडी इलेक्ट होगी, उसके जो भी मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स होंगे एससी, एसटी और ओबीसी के। साथ ही साथ जो भी एग्जीक्यूटिव हेड्स होंगे इन इंस्टीट्यूशंस के, एग्जीक्यूटिव हेड्स का मतलब है जो भी कार्यकारी प्रमुख होंगे, जैसे कि सरपंच हो गए या जो मेयर हो गए, ये सब की सीट्स भी रिजर्व्ड होंगी कुछ एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए, सभी लोगों को इंक्लूड करने के लिए, सोशल जस्टिस लाने के लिए हमने क्या किया? हमने कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया। इसके बाद थर्ड अमेंडमेंट क्या था? एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर विमेन। जैसे हमने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीट्स को रिजर्व किया, उसी तरीके से हमने कुछ पोजीशंस को भी किसके लिए रिजर्व कर दिया? विमेन के लिए रिजर्व कर दिया। पहले जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती थी लोकल बॉडीज में, वो ज्यादातर जो भी मेल होते थे, जो मेन होते थे कम्युनिटी के, वही उन पोजीशंस में होते थे। लेकिन अब हमने क्या किया? हमने ये जरूरी कर दिया कि इन सभी में से जो 1/3 पोजीशंस होंगी वो सिर्फ विमेन की होंगी। मतलब 1/3 पोजीशन जो होगी वो किसकी होगी? विमेन की होगी। और इसी तरीके से हमने विमेन को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में। इसके बाद हमारा अगला अमेंडमेंट क्या था? A state election commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections. जैसे हमारे देश में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से हमने हर एक स्टेट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट किया, इसको फॉर्म किया। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस टाइम पर नहीं हो रहे थे, रेगुलरली नहीं हो रहे थे। तो ताकि अब इलेक्शंस रेगुलरली हो, नियमों का पालन हो, इसीलिए हमने हर एक स्टेट के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट कर दिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है।
और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करती है, ये पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को, चुनावों को कंडक्ट करवाती है, इनका संचालन करती है। ये इस बात को इंश्योर करती है कि टाइमली तरीके से, रेगुलर तरीके से चुनाव हो और साथ ही साथ जो भी नियम है रिजर्वेशंस को लेकर, सीट्स को लेकर, ये भी फॉलो हो। इसीलिए अब स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी क्रिएट किया गया है हर एक सेपरेट स्टेट के लिए। इसके बाद हमारा आखिरी अमेंडमेंट क्या था? द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि 1992 में लाया गया, जहां पर असली में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को शेयर किया गया, कुछ रेवेन्यू को शेयर किया गया लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डाला गया, इस बात को कंपलसरी किया गया कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी कुछ पावर्स को छोड़ना पड़ेगा, अपनी कुछ पावर्स को शेयर करना पड़ेगा, अपने कुछ रेवेन्यू को, मतलब पैसों को शेयर करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ, ताकि ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं ये अपने फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म कर सके, अपनी पावर्स को सही तरीके से एक्सरसाइज कर सके। और इसीलिए यहाँ पर हम डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक आइडिया जो है वो देख सकते हैं कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ पावर्स को हमने शेयर किया लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। इसीलिए अब ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं ये पूरी की पूरी, मतलब फुल्ली हम नहीं कह सकते कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ये अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट फुल तरीके से इनको कंट्रोल नहीं कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये अब लोकल गवर्नमेंट्स के अधिकारों को नहीं छीन सकती है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को अब ये इग्नोर नहीं कर सकती है, सस्पेंड नहीं कर सकती है। इनको पावर शेयर करनी पड़ेगी, फंक्शंस को शेयर करना पड़ेगा। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के फंक्शंस के बारे में, पावर्स के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ पर ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भी पावर्स, जो भी फंक्शंस लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, उन पावर्स में से कौन कौन से पावर्स को ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस को ये परफॉर्म कर सकते हैं, ये डिसीजन अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो डिसाइड करेगी कि जो भी पावर्स, जो भी फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट्स के लिए दिए गए हैं, उन फंक्शंस में से, उन पावर्स में से कौन कौन सी पावर्स वो शेयर करना चाहती है लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो जो जो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की डिसाइड करेगी, सिर्फ वही पावर्स को लोकल गवर्नमेंट्स एक्सरसाइज कर पाएंगी, परफॉर्म कर पाएंगी। इसीलिए ये फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी इंडिपेंडेंट क्यों है, इनके पास थोड़ी सी ऑटोनॉमी क्यों है? क्योंकि जो भी पावर स्टेट गवर्नमेंट इनको दे देगी, उन पावर्स के ऊपर इनके पास फुल इंडिपेंडेंस है। वो अच्छे तरीके से उन पावर्स को परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसीलिए ये आधी इंडिपेंडेंट है और आधी डिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, अभी भी 1992 के बाद भी। इन्हीं तरीकों से, इन्हीं अमेंडमेंट्स के थ्रू हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा और पावरफुल बनाया गया, इफेक्टिव बनाया गया। इस बात का ध्यान रखा गया कि हमारे देश में अलग अलग लेवल्स में पावर को सही तरीके से शेयर किया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को, जो 1992 से पहले इनके पास नहीं था। पहले ये एक लोकल बॉडी थी, बस एक पंचायती इंस्टीट्यूशन थी, एक म्युनिसिपैलिटी थी जो एग्जिस्ट करती थी। इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, गवर्नमेंट का एक दर्जा नहीं था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इनको एक दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? लोकल गवर्नमेंट का एक दर्जा दिया गया, जिसके वजह से इनके पास ये सभी पावर्स आई, फंक्शंस आई, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डाले गए, जिससे इनको और पावरफुल बनाया गया। तो वो क्या 5 तरीके थे या वो क्या 5 मेजर स्टेप्स थे? सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी किया गया कि अब इलेक्शंस को आपको कंडक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ सीट्स रिजर्व करी गई एससी, एसटी और ओबीसी के लिए।
1/3 पोजीशंस को भी रिजर्व किया गया विमेन के लिए। साथ ही साथ हर एक स्टेट के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट करी गई, बनाई गई, ताकि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को प्रॉपरली कंडक्ट किया जा सके। इसके बाद आखिरी में स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ पावर्स को और कुछ रेवेन्यू को शेयर किया गया लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। और इसी के साथ इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन और ज्यादा असरदार हुआ और इफेक्टिव हुआ। इसी के साथ हमारा ये दूसरा टॉपिक, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992, यहीं पर खत्म होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या समझा? हमने सबसे पहले समझा उन अटेम्प्ट्स के बारे में जो कि 1992 से पहले लिए गए थे, और कुछ शॉर्टकमिंग्स के बारे में भी समझा, प्रॉब्लम्स के बारे में भी समझा जो उस वक्त एग्जिस्ट करती थी। इसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा जो कि 1992 में आया, जिसके वजह से इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन को पावरफुल बनाया गया और इफेक्टिव बनाया गया। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।